झंझारपुर और मधेपुर में किसान के पास सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का। तो जल जमाव के चलते यहाँ समझिए कि केचली गाजी हजार बीघा जमीन पड़ा हुआ है। जमीन रहते हुए किसान भूखे मर रहा है। मेन चीज़ अगर खेती भी करता है कितना लागत लगता है उसमें, उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। देखिए, ये जो जल जमाव की समस्या है, बिहार में हम लोग हमेशा बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित जमीन की चर्चा करते हैं। जिस प्रखंड में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर आधे से ज्यादा पंचायत में बाढ़ की समस्या रही है। बाढ़ की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन जैसा आपने सही बताया, जब मैं पैदल चल रहा हूं तो मैंने अनुभव किया कि जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, इतनी ही बड़ी समस्या सूखे की और जल जमाव की भी है। खास करके जो नेपाल से थोड़े दूर वाले एरिया है, नेपाल से जो लगता एरिया है, वहाँ जल जमाव से ज़्यादा नदियों के कटाव का मामला है। नदियाँ रास्ता बदलती हैं, उससे बड़ा लोगों का नुकसान होता है। लेकिन अगर आप गोपालगंज में देखेंगे, छपरा में देखेंगे, सिवान में देखेंगे, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और अभी मैं मधुबनी में भी देख रहा हूँ, आपके यहाँ भी इस प्रखंड में भी, हर जिले में, हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से भी प्रभावित है। एक बार पानी आ गया तब पानी निकलेगा नहीं, या तो वहाँ एक फसल होती है या वो भी नहीं होता है। मूलतः जो बिहार में परेशानी है वो जल संसाधन के कुप्रबंधन की है। या तो जमीन में बाढ़ आता है, या वहाँ पानी है नहीं, सूखा है। रोड पर आप चलिएगा तो लोग बता रहे हैं कि दाहिने साइड रोड में बाढ़ आता है और बाएं साइड में सूखा है। यहाँ भूतही बलान का जो एरिया है, ये बाढ़ प्रभावित रहा है। 2017-18 में जब ये बांध को फिर से सुधारा गया तो कल मेरा लोगों ने वहाँ बड़ा स्वागत किया, क्योंकि मैं उसमें शामिल था, ये बांध के लिए जो आंदोलन चल रहा था। आज वो लोग बच गए हैं, लेकिन उसी इलाके में अब सूखे की परेशानी हो गई। तो जब तक बिहार में जल संसाधन को लेकर एक समुचित होलिस्टिक सोच नहीं बनाई जाएगी, तब तक किसानों को या तो बाढ़ की समस्या है, या जल जमाव की समस्या है, या सूखे की समस्या है। बिहार में 100 एकड़ अगर जमीन है तो उसमें 1/3 जमीन ही ऐसी है जो सिंचित है और उसमें बाढ़ या सूखे की समस्या नहीं है। 2/3 जमीन या तो बाढ़ से प्रभावित है, या सूखे या जल जमाव से प्रभावित है। एक और आंकड़ा आपको दे देते हैं, बिहार पूरे देश में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में यहाँ सिंचाई की सुविधा थी, तो वो घट के आज 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो पहले नहर बनाए गए थे, नलकूप थे, वो भी रख रखाव के अभाव में बंद हो गए। तो लोग रास्ते चलते बताते हैं कि भैया ये नहर है, यहाँ पर छोटी नहर में कभी 20 वर्ष पहले पानी आता था, अब नहीं आता है। पूरे बिहार में समस्या है ये नहीं, ये हम रोहतास के खुद रहने वाले हैं। रोहतास के उन इलाकों में जहां सोन कैनाल का पानी पहुंचा है, वहां पर सिंचाई की सुविधा है। रोहतास में बाढ़ नहीं है, लेकिन वहां सूखे की समस्या। रोहतास और शाहाबाद का जो एरिया है, उसमें 1/3 से ज्यादा जमीन में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जमीन उतनी ही फर्टाइल है। जहां सोन कैनाल से पानी पहुंचा, वहां पर कृषक थोड़े समृद्ध हो गए। जहां सोन कैनाल का एरिया नहीं है, इंद्रपुरी बैराज का पानी नहीं पहुंचता है, वहां सूखे की समस्या आज भी है और किसानों को उतनी ही परेशानी है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे बिहार की समस्या है। 100 एकड़ जमीन अगर यहाँ कृषि योग्य है, तो 50 एकड़ जमीन में बाढ़ की परेशानी है, और बाकी के 25% जमीन में या तो जल जमाव की समस्या है या सूखे की समस्या है। तो 100 में सिर्फ 1/3 जमीन ही ऐसी है जहां जमीन भी अच्छी है, बाढ़ नहीं आता है, और वहां सिंचाई की साधन भी है, और वहां जल जमाव या नदियों के कटाव का मामला नहीं है। सर, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो समाज के लिए वो शिक्षा है, और ये शिक्षा के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि मैं जो देखता हूँ सर, तो जिस ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में अगर 15 कट्ठे में स्कूल थी, तो आज भी वो 15 कट्ठा में ही है, जबकि आवश्यकता 20 कट्ठा की, 25 कट्ठा की है, और पूरा स्टूडेंट आ जाए तो एक भी स्कूल नहीं संभलेगा। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर तो करीब करीब सर्वसम्मति है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी पंचायत जिले में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा बोले।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमको मालूम है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी थी। लेकिन पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले, हर जिले में, प्रखंड में एक दो विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आगे आप बढ़ सकते थे। पटना साइंस कॉलेज में पहुंच जाइए, पटना कॉलेज पहुंच जाइए, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज चले जाइए, लंगट सिंह कॉलेज चले जाइए, तो आपका जीवन धीरे धीरे बन सकता था। पिछले 30-35 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आपने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ये उल्ट, ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। कई लोगों को लगता है, आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पर जमीन और बिल्डिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं, अनुशासित नहीं शिक्षक, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। बिहार में समता मूलक हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर जगह विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। आपने कहा कि विद्यालय का बिल्डिंग नहीं है, तो भैया पटना साइंस कॉलेज में तो बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, कई एकड़ में कैंपस है। आप एमएस कॉलेज बेतिया जाइए, लंगट सिंह कॉलेज जाइए, सीएम साइंस कॉलेज जाइए, वहां जमीन और बिल्डिंग की तो कमी नहीं है। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। फिर वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूं, सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, सरकार और समाज दोनों ही की प्राथमिकताओं में शिक्षा अब कहीं बचा ही नहीं है। लोगों के नजर में भी विद्यालय जो हैं वो महज साइकिल और खिचड़ी बांटने के सेंटर हैं। जो कॉलेज है वहां से डिग्री बांटा जा रहा है, वहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप भी कॉलेज में नामांकन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमको बीए का, एमए का डिग्री मिल जाए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में अगर कहूं तो स्कूल से यहाँ खिचड़ी बंटना और कॉलेज से डिग्री बंटना, यही बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था है। और जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो लखनऊ में सड़क टूटा हुआ है, बहुत बदहाली है, सड़क बन सकता है, जल जमाव की समस्या का निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छी सरकार भी आ जाए तो जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उसको जीवन में कोई सुधार नहीं सकता है। उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, पूरे जीवन उसको मजदूरी करना पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में, उनकी सोच में शिक्षा है ही नहीं। आपने कहा इसको सुधारेंगे कैसे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षा को सुधारने के लिए जो पूरा विश्व भर में अनुभव लोगों को है, जो लोग ये बता रहे हैं, उससे, उस सोच पर आधारित हम लोगों की सोच ये है कि बिहार में हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक स्कूल और शिक्षा पहुंचाने के बजाय बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का अपना अध्ययन ये है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सेवा दे दी जाए तो हर बच्चा 15 से 20 मिनट में अपने घर से जाकर उस विद्यालय में पढ़ाई करेगा और वापस बस से घर आ सकता है। आप शहरों में देखते हैं, आपके बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं, आपके घर के बगल में तो स्कूल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वापस आता है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा बजट है वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल का है। एक अनुमान ये है कि अगर इसका 1/3 पैसा नए शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हो, अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में हर साल हर प्रखंड में एक ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय को बनाया जा सकता है। तो ये एक दिन में अब सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी सोच ये है कि हर साल एक विद्यालय, लखनऊ में एक विद्यालय ऐसा बने जो विश्व स्तरीय हो,
जिसका बजट 300 करोड़ रुपया एक विद्यालय का बनाने में लगाया जाए। 5 साल अगर आप इसको करेंगे तो लखनऊ में 5 विद्यालय हो जाएंगे। फिर उसको बसों की श्रृंखला बनाकर स्कूल बसों के माध्यम से बच्चों को वहां लाया जा सकता है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय है, तो आप अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर भी वहां ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली खिचड़ी बटा रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि दुनिया भर में ये चीज करके देखा गया। अगर आप हर गांव में स्कूल बना भी दें, बिल्डिंग एकदम बेस्ट वर्ल्ड क्लास बना दें, तो भी वहां शिक्षक रहेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षक को अपना परिवार भी रखना है। शिक्षक के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवा डॉक्टर भी करना है, वहां बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। इसीलिए इसी राज्य में हमने देखा नेतरहाट विद्यालय सरकारी विद्यालय था, तो अगर एक नेतरहाट विद्यालय से आज हजारों की संख्या में लोग IAS IPS बने हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए अगले 5 वर्ष में, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन विद्यालय का स्तर नेतरहाट का होना चाहिए। जो बजट की बात मैं कर रहा हूं, 300 करोड़ रुपया अगर एक विद्यालय पे खर्च करेंगे बनाने में, तो उस करीब वो नेतरहाट से भी बेहतर स्तर का स्कूल बनाया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं, और उन विद्यालयों की वो क्षमता हो, उन विद्यालयों में वो शिक्षक हो, वो गुणवत्ता हो, जिससे पढ़कर लोगों का जिंदगी बदले। अगर इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले 10 वर्ष में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। और अभी की जो व्यवस्था है, इस पर लिपापोती करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सरकार आके कह रही है कि शिक्षकों को हम क्लास में, स्कूल में बैठाएंगे, उससे क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं, बच्चे आए थे, आप शिक्षकों को अगर दबाव देकर, पुलिसिया डंडा चलाकर विद्यालय में बैठा भी दें, उससे पढ़ाएगा थोड़े ही ना। जब तक शिक्षा के प्रति चेतना नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं कि गरीबी से निकलने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका शिक्षा है। जब तक समाज और राज्य दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता है। तो हम लोग की सोच यही है कि हर जगह विद्यालय खोलने के बजाय आप अच्छे विद्यालय 5 बनाएं और लोगों को प्रेरित करें, उनको सुविधा दें कि लोग अपने बच्चों को लेकर अच्छे विद्यालयों में आएं। हर जगह बिल्डिंग बनाने से, हर जगह शिक्षकों को नियुक्त करने से न कभी आपकी शिक्षकों की संख्या पूरी होगी, ना वो जो बात आप बता रहे हैं बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, ना वहाँ शिक्षण की अच्छी व्यवस्था होगी। एक सेकंड सर, एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जितना सरकारी स्कूल के शिक्षक, चाहे नेता हो या गैजेट अफसर हो या बड़ा आदमी, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? ये देखिए, ये बहुत छोटा एक पहलू है। ये संभव है कि मैं प्रधानाचार्य हूं और मेरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़े, फिर भी मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पटना साइंस कॉलेज में जो प्रधानाध्यापक रहे होंगे आज से 20 साल पहले, ये जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा उसी कॉलेज में पढ़ता है। ये देखिए, गांव देहात में बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि शिक्षकों को अगर ये मजबूर कर दिया जाए कि उनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। इन चीजों को इतने हल्के में मत लीजिए। ये 40 वर्ष से इसलिए हम लोग की दुर्दशा है कि शिक्षा को लेकर आपके हमारे मन में चेतना खत्म हो गई है। मैं आपको एक उसका उदाहरण दे रहा हूं। मैं 4000 से ज्यादा गांव में मैंने नुक्कड़ सभाएं की है। हर गांव में मैं एक सवाल करता हूं, आपने देखा सुना होगा, सबसे हाथ उठवाता हूं ये पूछने के लिए कि ये बताइए कि आपके गांव में, पंचायत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब सभा में तो बहुत अनपढ़ लोग भी हैं, कोई अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा गांव नहीं मिला जिसमें 90% से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाकर ये न कहा हो कि नहीं भैया, कुछ भी हो या न हो, सबसे पहले शिक्षा सुधरना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो आपको जानना चाहिए। अभी तक इन 4000 गांव में एक भी आदमी नहीं मिला जिसको जब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है, तो अभी तक पूरे 4000 गांव में एक आदमी भी नहीं मिला। आप भी नहीं दिए होंगे। तो लोगों को शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा पर वोट नहीं देना है। लोगों को पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार पर वोट नहीं देना है।
यही बात तो सिखा रहे हैं कि अगर आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए तो आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप वोट दे रहे हैं मंदिर के लिए तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। अगर आप वोट दे रहे हैं नाली गली के लिए तो नाली गली बन रहा है। आप वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर आपको मिल रहा है। वोट दिए बिजली के लिए तो बिजली इसी बिहार में घर घर आ गई है। वोट दिए मोदी का चेहरा देखकर तो सुबह शाम मोदी का चेहरा देखने को मिल रहा है। जब आपने वोट दिया ही नहीं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, तो होगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई कहां से आएगा? सर 35 साल का जो पिछला शासन रहा है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है और पीछे, इसमें बिहार में रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई अभी तक। उसमें आपका क्या विजन? देखिए, रोजगार सृजन के लिए सिर्फ 35 साल नहीं, 1967 के बाद, 1967 के बाद बिहार में विकास को लेकर जो गाड़ी थी जो वो पटरी से उतरी 1967 से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ध्यान रहे आपके लिए। कई लोगों को लगता है कि लालू जी आए उसके बाद बिहार बर्बाद हो गया, ऐसी बात नहीं है। लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। लालू जी जब आए तो गलती ये हुई कि उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक विकास नहीं चाहिए, हमको सामाजिक न्याय चाहिए। जो लोग भी बिहार की राजनीति को जमीनी स्तर पर समझते हैं, उनको इस बात को मानने में हिचक नहीं रखनी चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में सामाजिक तौर पर जो गरीब और पिछड़ा था उसको निश्चित तौर पर कुछ आवाज या बल या सम्मान मिला, इसको मानना चाहिए। लेकिन जिस लालू यादव ने जिस समाज के लोगों को आवाज दी, उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको उन्होंने रोजगार नहीं दिया, पूंजी नहीं दिया, उनको उन्होंने जमीन नहीं दिया। बिहार में लालू नीतीश ने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया उन वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको जमीन नहीं दिया और उनको रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। यही वजह है कि वो लोग, वो समाज के लोग आवाज तो लगा रहे हैं, लालू जी का जय जयकारा करते रहे, लेकिन उनके और उनके बच्चों की जिंदगी नहीं बदली। नीतीश कुमार भी उसी समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार से बात नहीं बनेगी, शिक्षा से बात नहीं बनेगी। हम 400 रुपया पेंशन देते रहे, सड़क उड़क कहीं बनवा दिया, बस यही है, हम इतना ज्यादा कर दिए। भाई बिहार तो मतलब है ही सबसे पिछड़ा, इसको जीवन भर पिछड़ा ही रहना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी परेशानी की वजह यहाँ ये है कि नीतीश कुमार का जो राज है इसको आप 2 कालखंड में बांटिए, एक 2005 से 12-13 और दूसरा नीतीश कुमार का राज 12-13 से लेकर अभी तक। 2005 से 12-13 में नीतीश कुमार के राज में बिहार में कुछ सुधार होता हुआ दिखा। उसकी 2 वजह थी। एक तो उससे पहले इतना अंधकार था कि नीतीश कुमार ने एक छोटा दिया जलाया तो भी आपको हमको बड़ा विकास होता लगा। दूसरा, 2005 से 2012-13 में बिहार में एक राजनीतिक स्थिरता थी, एनडीए की सरकार थी और स्थिरता थी, कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं थी। लालू यादव की पार्टी करीब करीब खत्म हो गई थी। 12 के बाद से राजनीतिक और स्थिरता का जो दौर बिहार में शुरू हुआ है उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ उसका बड़ा दिक्कत बिहार में ये हुआ कि जो यहाँ एक स्थिर सरकार चल रही थी वो डगमगा गई। तो आपको हमको लगता है कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, फिर भाजपा में आए, फिर महागठबंधन में गए, ऐसी बात नहीं है। 2012 से अभी तक नीतीश कुमार 6 अलग अलग सरकार बना चुके हैं 10 वर्ष में। 2012 में एनडीए की सरकार से वो अलग हुए और अल्पमत की सरकार उन्होंने 14 तक चलाई, वो पहला प्रयोग था। दूसरा, 14 में लोकसभा हार गए तो पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिए साल भर के लिए, वो दूसरी सरकार थी। फिर मांझी जी को हटाकर चुनाव से पहले खुद बने, महागठबंधन बनाकर, वो तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन छोड़कर भाजपा में भागे, वो चौथी सरकार हुई। फिर महागठबंधन को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए, ये 5वां प्रयास है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, नीतीश कुमार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन काम में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क इसलिए है
कि अब उनकी चिंता बिहार की विकास नहीं है, उनकी चिंता है कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे, कभी लालटेन के साथ कभी भाजपा के साथ। इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन या विकास के दूसरे जो मानक हैं वो उसकी स्थिति इतनी भयावह है। अभी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, ये जातीय जनगणना के से जोड़कर, उसी आंकड़े को देखिए। मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा होगा, राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठा के मुंह में लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 30% बिहार आज भी झोपड़ियों में रहता है या घर नहीं है। तो आप तो अपना गोबर अपने मुंह में लगा रहे हैं कि 32 साल सरकार चलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि 32% से ज्यादा लोगों के पास या तो घर नहीं है या वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। 80% बिहार के लोग आज भी 100 रुपया दिन का नहीं कमाते, ये सर्वेक्षण बता रहा है। और ये 32 साल के लालू नीतीश के राज का असर है, उनके बाद का ये परिणाम है। और जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है, क्योंकि आप लोग अभी वो सवाल पूछ सकते हैं, उस नजरिए से भी देखिए। लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली, उसको वंचित रखा गया, वंचित समाज जिसको ये लोग बता रहे हैं, उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 32 वर्ष से सत्ता पर बैठा कौन है, तुम ही बैठे हो। तो अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू जी ने और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिली तो जगह किसने नहीं दिया? वो लालू और नीतीश ने नहीं दिया। इन दोनों दलों को ये बताना चाहिए कि इन वंचित समाज के कितने लोगों को उन्होंने विधायक और सांसद का टिकट दिया है, जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितने लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ पिछले साल का, और उसमें 60% जो राशि है, 60% राशि वाले विभाग सीधे तौर पर या तो नीतीश कुमार चला रहे हैं या तेजस्वी यादव चला रहे हैं। तो भाई उनसे तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो आपने अभी जातीय सर्वे कराया, इसमें जिन वर्गों को रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी नहीं मिली है, उनको तुरंत आपको भागीदारी देनी चाहिए। किसी मुस्लिम समाज के आदमी को गृह मंत्री बनाया जाना चाहिए, किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को पथ निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। तो अगर ये हकमारी हो रही है तो ये हकमारी करने वाले दो ही लोग हैं, लालू और नीतीश, तीसरा कोई हक नहीं मार रहा है। तो ये लोग चोर मचाए शोर वाली बात है। खुद ही 35 वर्ष से सबका लूट कर बैठे हैं, सबका हक मार कर बैठे हैं, और हल्ला भी मचा रहे हैं कि भैया इन समाजों का हक मार लिया गया। भाई आपको कौन रोक रहा है? काहे तेजस्वी यादव 4 विभागों के मंत्री रहेंगे? अल्पसंख्यक विभाग का आदमी जो मंत्री है वो अल्पसंख्यक कल्याण का है, और पथ निर्माण आप बनाइएगा। जल संसाधन नीतीश कुमार चलाएंगे, होम विभाग के मंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री आरजेडी का रहेगा, कृषि मंत्री आरजेडी का रहेगा, और कौन रहेगा? जो उनके समाज के लोग हैं। वो कोई अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का क्यों नहीं उसको हक दे रहे? बिल्कुल हक देना चाहिए। अभी बच्चों से आप कह रहे थे कि जाति पाति में विश्वास न कीजिए, अपना काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन जाति पाति में विश्वास लोग कैसे न करें? अब आरक्षण लागू हो गया, उसके मन में भेद है, मैं अति पिछड़ा हूँ, ये जनरल नहीं 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 नहीं, ये आपका भ्रम है। ये आरक्षण क्या है? ये आपका भ्रम है। आरक्षण संवैधानिक एक व्यवस्था है कि जिन समाज के लोगों के साथ लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो समाज पीछे छूट गए, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई आदमी शारीरिक तौर पे दुर्बल है और आप थोड़े मजबूत हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगर घर से आप निकल रहे हैं, अगर घर में परेशानी है, घर से बाहर जाना है, तो जो दुर्बल है उसको अपने कंधे पर बैठाकर, गोद में बैठाकर हम लोग ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो दुर्बल व्यक्ति को खाना ही ना मिले, अगर वो आदमी के शरीर पर कपड़ा ही ना हो, तो उसको आप गोद में भी हाथ पकड़ के भी कैसे रहिएगा? जरूरत आरक्षण जितनी है, कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है, वो वैधानिक विषय है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय देने दीजिए। जरूरत इस बात की है कि आरक्षण चाहे 50 हो या 75, क्या इन समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं? अगर उस अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का बच्चा 5वां क्लास ही नहीं पढ़ रहा है, तो आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा कैसे?
आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी पढ़ाई तो होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि लालू जी ने जिस समाज को आवाज दी, वो दावा करते हैं कि हमने अति पिछड़ों को, पिछड़े समाज के लोगों को आवाज दिया। हम तो मानते हैं कि हाँ भाई आपने आवाज दिया, लेकिन आवाज देने से तो नारा लगेगा। आपने उन बच्चों के पढ़ाई के लिए तो कुछ नहीं किया, आपने उन बच्चों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, उनको पूंजी नहीं दी। तो आरक्षण और आरक्षण के नाम पर हल्ला कराना, नारा लगवाना एक बात है, और समाज में सही मायनों में सुधार की जो बात है वो अलग है। अगर आप तमिलनाडु का द्रविडियन मॉडल देख लीजिए, जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण से ज्यादा वहां के बच्चों के पढ़ाई पर 100% लिटरेट लोग हैं। वहां पर जिन लोगों ने आरक्षण की बात की, उन्होंने सबसे पहले स्कूल में बच्चों को लाने और अच्छी शिक्षा की बात की। आरक्षण का लाभ तो तभी मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। तो ये लालू नीतीश, ये देखिए, ये आरक्षण वगैरह किसी को नहीं देना चाहते हैं। इनका ये क्या है, राजनीति का अब अंतिम दौर चल रहा है नीतीश कुमार का। अब एक अंतिम पासा फेंक कर नीतीश कुमार ने देख लिया कि जाते जाते समाज को बांट कर किसी भी तरीके से हमारा एक बार किसी तरह नाव पार लग जाए। मैं आपको जितनी राजनीतिक समझ हमको थोड़ी बहुत है, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर दे देता हूं। और मैं ये रोज रोज बात नहीं कहता हूं। जीवन में मैंने एक बार बंगाल के लिए ये बात कही थी कि पूरा देश चाहे कुछ भी कह ले, भाजपा को 100 सीट बंगाल में नहीं आएगा, और भाजपा को आया 77। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में, नीतीश कुमार को, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अगर 5 सीट भी आ जाए तो हम पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार है। इस आदमी का राजनीति खत्म हो गया। अब हाथ पांव अंतिम में मार रहे हैं, चाहे वो आरक्षण। अभी 2-3 महीना पहले आप लोगों ने हल्ला मचाया, इंडिया अलायंस हो गया, नीतीश कुमार उसके संयोजक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा हो जाएंगे। कहाँ गए? हम उस दिन भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अरे भाई नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है? तो खुद अपने बैठकर 4 चाटुकारों के बीच कभी संयोजक बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाते हैं। जरा आप लॉजिकली सोचिए कि अगर इंडिया अलायंस में कल संयोजक बनना हो, नेता बनना हो, तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। कांग्रेस छोड़कर इनको क्यों बनाएगी? मान लीजिए कि यह तय हुआ कि भाई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरे साथी दल का बनेगा, तो दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो सबको छोड़कर 42 विधायकों वाले नीतीश कुमार को क्यों बना दिया जाएगा? ना, और विधायकों और एमपी की बात छोड़ दीजिए, ना इनकी कोई छवि है। उस राज्य के नेता हैं जो देश में सबसे पिछड़ा है, तो पूरे देश के लोग ये क्यों मान लेंगे कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य का मुख्यमंत्री हमारा नेता बन जाए? जो अपना राज्य नहीं सुधार सका वो देश को कैसे सुधार देगा? ये तो बिहार में कुछ चाटुकार नेता जिनको कुछ समझ है नहीं, और कुछ पत्रकार जबरदस्ती का हल्ला मचा रहे हैं, नीतीश कुमार देश के नेता हो गए। अरे नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है? मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे, उसके लिए तो जीवन में सब कॉम्प्रोमाइज उस आदमी ने कर लिया। प्रधानमंत्री बनना और उसका कैंडिडेट बनना भी बहुत बड़ी बात है। मानसिक असंतुलन की भी बात कुछ लोग देखिए, मानसिक असंतुलन की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, उम्र का असर और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जब आप अकेले पड़ जाते हैं, आपने जीवन में सबको धोखा दिया। जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, और लंबी फहरिस्त है 20 लोगों का। जिस व्यक्ति को भी नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ा, जिस व्यक्ति ने भी नीतीश कुमार की मदद की, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो हर हालत में नीतीश कुमार उसको लंघी मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि खुद इनसिक्योर आदमी है। वो डरते रहते हैं कहीं ये कोई बड़ा ना हो जाए, हमारा गड़बड़ा ना जाए। और आज ये करते करते इस हालत में पहुंच गए हैं कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति बचा नहीं। और जिसके साथ वो गए हैं महागठबंधन में, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार उन्हीं के खिलाफ लड़े हैं, उन्हीं के खिलाफ उनका अविश्वास है। पूरी राजनीति लालू जी के जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार ने किया, आज उसी आदमी के साथ हैं। तो उनकी मनोस्थिति आप समझ सकते हैं। जब आदमी घिर जाता है और उम्र भी हो जाती है, तो यही होता है जो हम और आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से। नीतीश जी बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं कुछ और
खत्म करते हैं कुछ और से। तो इसी को कुछ लोग अब बता रहे हैं कि मानसिक असंतुलन हो गया है, क्या हो गया, हम ये बात नहीं कह सकते हैं, हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उम्र का असर दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये बात दिख रही है कि नीतीश कुमार राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, थोड़े से घबराए हुए से दिख रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलती उनसे हो रही है। जिस तरह के शब्द प्रयोग उन्होंने किए जीतन राम मांझी के लिए, मैं नीतीश कुमार के साथ उनके घर में रहा। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर भी किसी को तुम तड़ाक नहीं करते हैं। सार्वजनिक तौर पर किसी को तुम तड़ाक करना, अपशब्द का प्रयोग करना, या उससे पहले नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह की बात कही पॉपुलेशन को लेकर, उस पर हम लोग पूरा देश देखा और हम पूरे बिहार के लोग शर्मसार हुए। उससे पहले छपरा में जब करीब 70-80 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई जहरीली शराब से, आपने देखा पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे पिछले 1 साल में हम लोगों ने दसियों ऐसी घटनाएं देखी हैं जो नीतीश कुमार के मेंटल कोहेरेंस पर टिप्पणी करने के लिए लोगों को बाध्य कर रहा है या सोचने को बाध्य कर रहा है कि भाई ये कोहेरेंट रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं। कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोग की बात नहीं है, रोग तो किसी को हो सकता है और है कि नहीं हो तो डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि जब आप दबाव में होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल कोहेरेंस गड़बड़ दिखता है। धरातल पर जो योजनाओं की जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसको धरातल पर को ध्यान में नहीं रख करके एसी रूम में बैठ करके योजनाएं तैयार की जाती हैं, जो देखा जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई अभी सिंचाई परियोजना के बारे में, नहरों के बारे में। अब नहर तो बना दिया गया, अब वो जमीन के टुकड़ों को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जैसे हम लोग के यहाँ अभी लखनऊ और मधेपुर का जो बहुत सारा इलाका है, वहाँ पर क्या हुआ कि एक ओर पानी इकट्ठा हो गया, दूसरी ओर उसका निकासी जो पहले खुले खेत होने के कारण होता था वो बंद हो गया। तो जब योजनाएं थी, अब जैसे सरकारी स्कूलों की बात है, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जहाँ हॉस्टल की जरूरत नहीं है वहाँ हॉस्टल बनवा दिया गया। देखिए, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, अच्छी सरकार में दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, की उपलब्धता मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एसी रूम में बनाने की बात नहीं है। नीति बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में दुनिया भर में लोग बताते हैं कि 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो बनाने वाले लोग हैं वो समझदार, बुद्धिमान, अनुभव वाले लोग हों जो नीति बना रहे हैं। दूसरा, संसाधन और नीति निर्धारण दोनों का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जो बात आप कर रहे हैं, हर चीज सेक्रेटेरिएट में बैठकर अगर आप बनाइएगा, 4 अफसर बनाएंगे, तो उसमें कोई विकेंद्रीकरण तो है नहीं, पंचायती राज के लोग उसमें शामिल नहीं है। या तीसरा, जन भागीदारी, कि पंचायती राज के बियॉन्ड भी आपको जनता से जब तक आप राय विचार करके निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गलती होगी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिजली के लिए कर सकते हैं तो जरा अंदाजा लगाइए, नल जल योजना है जिस पर हम लोग बात करते हैं कि नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर योजना बनाते समय स्मार्ट मीटर हर योजना में बनाया गया होता, लगा दिया गया होता, तो उसका कॉस्ट कुछ नहीं था। योजना के खर्च के सामने उसका कॉस्ट कुछ नहीं था। पटना में बैठकर ये बताया जा सकता था कि कौन सी नल जल योजना कितने बजे मोटर चालू हुआ, कितना पानी निकला, कितना कब मोटर बंद हुआ। तो ये 4 चीजें लोग बताते हैं कि अच्छी सरकार जो होती है उसमें नीति नियंता जो है, नीति निर्धारण करने वाले लोग अनुभवी, पढ़े लिखे, समझदार हों। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। बिहार में ये चारों चीज गायब है। सत्ता में वो बैठे हैं जो खुद सबसे ज्यादा अनुभवहीन और अनपढ़ लोग हैं, जिसको खुद नहीं जानकारी है कुछ। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भाषण में कह रहे हैं कि जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है कि जब आप स्कूल में विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात। जीडीपी में बिहार का नंबर है 28। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ में हम लोग 2-3 टॉप के स्टेट में हैं। तो भाई साहब को जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क ही नहीं मालूम है। हमने ये कहा कि भाई यहाँ के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर लें, उसके बाद कैमरे पर आकर
बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दे कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है, अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 10 दिन का अवसर दे रहे हैं, जिसको भी आप बुलाकर पढ़ना है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, इसकी गणना कैसे होती है और बिहार में जीडीपी की स्थिति क्या है। ये चीज अगर कैमरे पर महानुभाव बता दें तो हम उनका झंडा कल से लेने को तैयार हैं। वही आदमी इस राज्य के का नीति नियंता है, तो क्या होगा इस राज्य की दुर्दशा। तो इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है। इससे पहले हमने बोलचाल की भाषा में एक चीज बताया था, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है। देश में कुछ साल, अभी 2 साल पहले, पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर की एक यूनिट जो लग रही थी महाराष्ट्र में, उसको गुजरात में शिफ्ट करने की बात हुई। बड़ा देश में हल्ला हुआ कि भैया महाराष्ट्र में वो लग रही थी, वहां पर सरकार जब गिर गई तो उसको हटाकर गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब $20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपया, 1,60,000 करोड़ रुपए का खर्च है। लगाने के लिए उस समय वेदांता की बात चल रही थी, अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही हैं। जब वो यूनिट कभी भी बनेगी तो उसमें कम से कम 15 से 20% लोग बिहार के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। कभी आपने बिहार में सुना कि भाई हम लोग यहाँ लग नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, देश में नहीं है तो बिहार में कैसे लगेगा। लेकिन कभी बिहार में आपने इसकी चर्चा सुनी कि भाई सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रहा है, गुजरात में लगाने की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? लगाने वाला तो बिहार का आदमी है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भाई पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए। नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए। उनसे खाली ये पूछ दीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब यहाँ के नेताओं को यही नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो उसकी फैक्ट्री कैसे लगेगी और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसी नीति बनानी पड़ेगी, ये कैसे आप आशा रखते हैं। तो बिहार में तो भाई जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो। जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। उसी को आप और हम नेता बताते हैं और फिर हम और आप कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आप और हम ही कहते हैं कि अरे बिहार में ही नहीं चलेंगे, कि बिहार में ऐसा आदमी थोड़े चलेगा। उसका हम लोग घर में बैठ के मजाक उड़ाते हैं। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पर हंस रहे हैं, अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अच्छा आदमी, जब एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छे लोगों की हिम्मत टूटती है, वो राजनीति में नहीं आता है। और यही दुर्दशा है कि इस कुचक्र में बिहार पड़ा हुआ है। चोरी कहाँ नहीं है? किस राज्य में नेता झूठ नहीं बोल रहा है? किस राज्य में नेता चोरी नहीं कर रहा है? लेकिन जितनी कुव्यवस्था, जितनी कुचक्र में बिहार के लोग पड़े हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज की ये मानसिकता है, जहां आप अच्छे लोगों को देखकर हंसते हैं और जो जितने लखेरा बदमाश हैं उसको आप अपना नेता बनाते हैं। तो भैया बबूल बोइएगा तो आम खाने को तो मिलेगा नहीं। यही बिहार की नियति है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, आप और हम इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। और इसी दशा में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग के बच्चों को भी ऐसे ही जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।